everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। सो किसी भी स्टूडेंट ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। चलिए तो जानते हैं आज इस आखिरी वीडियो में इस चैप्टर की हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था एंड दैट टॉपिक इज डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। कुछ टाइम पहले इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी कि CBSE ने इसे आपके सिलेबस में ही डाल दिया। तो आइए समझ लेते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। तो देखो, बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2016 की बात है, नवंबर 8 को रात को 8 बजे मोदी जी टेलीविजन पे आए और उन्होंने बोला कि अब से 500 और 1000 के जो नोट्स हैं ना, वो हम लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन से हटा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 500 के नोट और 1000 के नोट जो पहले चला करते थे, इन दोनों की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जिन भी लोगों के पास ये पैसे रखे हुए हैं वो जाके ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया इसके लिए। अदरवाइज अगर उसके बाद आपके पास ये नोट रखे रह गए तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा, उन्हें आप कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो मतलब आपके लिए सेंसलेस बन जाएगा, यूजलेस बन जाएगा, बट काम नहीं आएगा। उससे आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, उसे आप एज एन एक्सचेंज मीडियम किसी को दे नहीं पाएंगे, कोई उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इन दोनों नोट्स को लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन से हटा दिया गया। लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? RBI की जो एक्ट है ना, उसमें एक डेफिनेशन दी हुई है लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन। उसमें बेसिकली जो जो नोट्स, जो जो कॉइन्स के बारे में लिखा हुआ है, इंडिया में सिर्फ वही चल सकते हैं। और उसमें से अगर 2 चीज़ों को हटाया जा रहा है, मतलब अब वो इंडिया में नहीं चल पाएंगे, मतलब वो नोट्स अब इंडिया में नहीं चल पाएंगे। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, बट ऐसा पहले 2 बार हो चुका है। दिस वाज द 3rd टाइम जब ऐसा हुआ था। बस ये है कि इस बार 86% की जो मनी सर्कुलेशन में थी ना, वो इनवैलिड होने वाली थी। ऐसे मानिए ज़्यादातर लोग अपने पास पैसे रखते हैं तो वो बड़े नोट्स ही रखते हैं ना, छोटे छोटे नोट्स तो कोई रखता नहीं है कि 100-50 के नोट्स रख लें, और 200 के नोट्स तो हुआ नहीं करते थे। तो ज़्यादातर लोगों के पास यही नोट्स रखे रहते थे, घर में, लॉकर्स में, तिजोरियों में, इधर उधर। तो 86% ऑलमोस्ट ये क्या था, इंडिया की करेंसी थी, जो कि अब इनवैलिड होने वाली थी, मतलब हो ही गई थी ऐसे मानिए। अब आप सोच रहे होंगे जिसके पास ये पैसे रखे हुए थे उनको क्या करना था, मतलब व्हाट दे वर सपोज टू डू। क्या उनके पैसे वेस्ट चले गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली सरकार आपसे पैसे ऐसे थोड़ी ना वेस्ट होने देगी। तो उनको ये करना था कि उनके पास जितने भी 500 और 1000 के नोट्स पड़े हुए हैं वो जाके उनको अपने बैंक के पास डिपॉजिट कराने थे, और बैंक जब न्यू नोट्स इशू होते तो वो इनको दे देते। So people of India had to deposit the invalid currency in banks, which came along with the restriction placed on cash withdrawals. Obviously क्योंकि न्यू जो पैसे थे, मतलब न्यू जो करेंसी थी, वो उतना ज़्यादा आई नहीं थी, उतना ज़्यादा प्रिंट नहीं हुई थी, तो कैश विड्रॉल्स पे थोड़ी सी लिमिट लगा दी थी कि भाई तुम एकदम से लाखों रुपए विड्रॉ करके नहीं ले जा सकते। बैंक में रखो, जब भी न्यू करेंसी आ जाएगी, इशू हो जाएगी, अच्छे से प्रिंटिंग हो जाएगी, तब तुम निकाल लेना जितनी तुम्हें चाहिए हो। फिलहाल तुम बस ये करो कि 500 और 1000 के नोट्स आके बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो जो भी समझदार लोग थे उन्होंने सारे 500 और 1000 के नोट्स जाके डिपॉजिट कर दिए और उनका ये पैसा बर्बाद होने से बच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया क्यों? मतलब ऐसे ही बस खाली बैठी थी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो कुछ तूफानी करते हैं तो 500 और 1000 के नोट्स बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ था क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। गवर्नमेंट के अपने कुछ रीजंस थे ये करने के पीछे। वो क्या रीजंस थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम पे टैक्स नहीं भरते, टैक्स का गमन करते हैं। मतलब बेसिकली क्या करते हैं वो, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हम तो बस 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब इतनी सी इनकम पे टैक्स तो बनता नहीं है, तो तुमने क्या किया, टैक्स की चोरी कर ली। बट ये सोचिए, ये जो 6 लाख रुपए का गैप है, ये 6 लाख रुपए कहाँ रहते हैं? ये उनके पास कैश में रहते थे।
तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, इसका कोई ब्यौरा नहीं था गवर्नमेंट के पास, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ये प्रेजेंट नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने बोला इस तरह के जो ये टैक्स इवेजन होता है, टैक्स की चोरियां करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। अब देखो, क्योंकि पूरा पैसा तुम्हें बैंक में जमा करना पड़ेगा, तो बैंक वाले तो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी तो 4 लाख इनकम थी, 10 लाख रुपए कहाँ से जमा कर रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि अरे मैं तो आपसे झूठ बोल रहा था, 4 लाख रुपए, मेरी तो इनकम एक्चुअली 10 लाख रुपए है, जमा कर लो। तो यहाँ पे जो आपने इतने सालों में टैक्स बचाया होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ऊपर से जो गवर्नमेंट को तुमने चपट लगाई है इतनी, उसकी पेनल्टी भी बेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन लाई गई थी। दूसरा ये इसलिए भी लाई गई थी क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब ब्लैक मनी समझते हैं ना, हमारी नॉर्मल इकोनॉमी के साथ एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, एक ऐसी इकोनॉमी चलती है जिसका ब्यौरा गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है गवर्नमेंट के पास, इसका कोई भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में नामो निशान नहीं रहता है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा कम करने के लिए पर्टिकुलर चीज़ करी गई थी। उसके अलावा जो टेररिस्ट को फंडिंग्स आती है, वो पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म करने के लिए किया गया था। इसका एक रीज़न ये भी था कि ज़्यादातर लोग अब बैंक में अपना पैसा जमा कराएं इंस्टेड ऑफ घर के लॉकर्स में। पहले यू रिमेंबर हमारे इंडिया में ऐसा हुआ करता था कि हर घर में बड़ा बड़ा लॉकर हुआ करता था, हर कोई अपने पैसे उसमें रखा करता था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादातर बैंक में पैसा पड़ा रहे इंस्टेड ऑफ लॉकर्स में, इसलिए भी ये स्टेप लिया गया था। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बैंक में पैसा रखने का क्या मतलब है, मतलब क्यों रखवाया जा रहा है। तो देखो, बैंक में जब तुम पैसा रखोगे वो गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा, राइट। तो उसमें आप फिर टैक्स की चोरी या फिर इसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। उसकी फिर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको बताना पड़ता है पैसा कहाँ से आया है, कैसे आ रहा है, टैक्सेस कुछ बनते हैं तो वो पे करने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक लास्ट रीज़न इसका ये भी था कि हम इंडिया को कैशलेस या फिर कैश लाइट इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे। मतलब हम चाह रहे थे ज़्यादातर लोग जो ये कैश में डीलिंग करते हैं वो ऐसा ना करके ऑनलाइन डीलिंग करें, मतलब सारी ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक हो। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इंस्टेड ऑफ मैं उसको कैश में पैसे दे रही हूँ, मैं उसको बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करूँगी। अब मेरे बैंक से गए हैं, दैट मीन्स मेरे बैंक वालों को तो पता है मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, और उसके भी बैंक में रिसीव होंगे तो उसके बैंक वालों को भी पता चलेगा कि भैया उसकी इनकम कितनी हो रही है। तो अगेन टैक्स का चोरी बच जाएगा, और भी ब्लैक मनी में कन्वर्जन होने से पैसे का बच जाएगा। सो ये कुछ मोटिव्स थे जिनकी वजह से डिमोनेटाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसने इम्पैक्ट कैसे किया हमारी इकोनॉमी को, मतलब क्या फ़र्क आया हमारी इकोनॉमी पे। तो फर्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं मनी या इंटरेस्ट रेट्स पे। ये बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस तो बहुत हद तक डिक्लाइन हो गई थी, भैया कैश ही नहीं था। ऐसे मानिए नई करेंसी के जो नोट्स थे वो इतना ज़्यादा प्रिंट ही नहीं हुए थे, तो लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ी थी, तो कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए थे। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए थे क्योंकि बैंक में ही खाता खुलवा के आप अपने पैसे रख सकते थे अब, और फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ गई थी। अब जो लॉकर में पैसे रख रहे थे वो भी जाके बैंक में ही सबमिट कर रहे थे। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो डिक्लाइन सिंस सम हाई डीमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइजेस फेल। प्राइवेट वेल्थ की बात की जाए कि भैया लोगों के पास जो वेल्थ थी उसमें क्या बदलाव आया, तो वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई। रीज़न बीइंग जिनके पास ब्लैक मनी थी वो तो वापस कर ही नहीं पाए। अब भाई ब्लैक मनी को किस नाम से वापस करते, गवर्नमेंट और चपट लगा देती तुम्हारे ऊपर, तुम गवर्नमेंट की लाइमलाइट में आ जाते, उसके बाद तुम दोबारा चोरी नहीं कर पाते। भाई तुम ऐसे मानो पुलिस की नज़र में एक चोर का आना मतलब उसके ऊपर शक हमेशा के लिए पड़ जाना। अब अगली बार तुम फिर चोरी कैसे करोगे, इसलिए इन्होंने बोला चलो थोड़ा लॉस हो रहा है बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम पुलिस के सामने नहीं आएंगे, मतलब गवर्नमेंट के सामने खुलेआम नहीं आएंगे। पब्लिक सेक्टर वेल्थ की बात करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया था। उस टाइम पे पेटीएम इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, यूपीआई, रुपे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनका यूजेज भी स्टार्ट हो गया था। रियल एस्टेट की बात करो तो इनके प्राइसेस भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गए थे। टैक्स कलेक्शन की बात करो तो टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने चोरी की हुई थी या जो चोरी करने के बारे में सोच रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन होने लग गई थी। सो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स किसके, डीमोनेटाइजेशन के। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे प्लानिंग चैप्टर, तो चलिए हम मिलते हैं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।